सांस लेती है, पृथ्वी सांस लेती है, पृथ्वी उठती है, बैठती है, सारी चीज जो प्रक्रिया इंसान करता है वो पृथ्वी भी करती है। और उसके साथ आप अन्याय करेंगे तो आपको भी 2 लात मारेगी, ये भी है। लेकिन अभी हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं इस देश में वो जल्दी से नहीं मानना चाहते। वो ये 2016 में खूब झगड़ा हो रहा था कि शंकर जी पे कोई एक, अभी शंकर जी की मैं बात कर रहा था, शंकर जी पे कोई एक कह रहा था शंकर जी जो है ही इज अ सिंबल ऑफ एनवायरनमेंट। वो लोग मानने के लिए तैयार हैं नहीं है। मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप लोग गूगल करके ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने वैसे तो कहा है कि भगवान, वो बात दूसरी है, लेकिन जिस तरह से मैंने भगवान की परिभाषा बताई अभी ईश्वर की, उस तरह से अगर आप देखेंगे तो शंकर जी से बड़ा कोई भगवान नहीं है। उस तरह से देखेंगे, मेरे हिसाब से अगर देखेंगे, आप हमको किसी और के हिसाब से जो देखना चाहता है उसमें मेरे को एतराज नहीं है। मेरा ये मतलब है कि मैं अपनी तरह से चीज़ों को देखता हूँ, और इन सिंबॉलिक चीज़ों को समझने के लिए हमको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। मैंने इसके, मेरे दिमाग में ये ज्ञान आए, शंकर जी के ही जगह पे ओम क्यों लिखा रहता है। ओम तो आप लोग जानते हैं, पाणिनि का ग्रामर में वो हर चीज़ फार्मूला में लिखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर वाले लिखा होता है ना। वो ओम जो है आ उ मा, जो जितनी चीज़ें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं संसार में मुंह से, शब्दों से, वो ओम के अंदर ही आता है। इसलिए एक्सप्रेस्ड वर्ल्ड के जो सर्वविदित संसार है उसके मालिक शंकर जी हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन। वैसे भी कहा जाता है स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत। तो स्थूल जगत जिसको दिखाई पड़ता है उसका स्वामी जो कहा जाता है भगवान शंकर है। इसीलिए भगवान विष्णु का भी जब अवतार होता है तो शंकर जी की पूजा उनको करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ के राजा शंकर जी हैं। तो इस तरह से इसको कई रूप दिया जा सकता है, वो संस्कृत के ज्ञान से आ सकता है। मैं अब कुछ चीज़ें स्किप करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट ही और बचे हुए हैं। एक चीज़ एक सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, फिर भी यू कैन नॉट रीड इट हियर। अभी ये होता है कि व्हिच इज द हाईएस्ट किलर, कौन सी डिजीज है जो हाईएस्ट किलर है। लोग वैसे कहते हैं कि हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है, दिल की कार्डियक प्रॉब्लम्स आर द हाईएस्ट किलर्स। अमेरिका में ऐसा था, फिर अमेरिका में लेकिन ये ढूंढा गया कि जो आधुनिक दवाइयाँ हैं, सर्जरी, मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन, ये उससे भी ज़्यादा लोगों को मारती है। इसमें 6 मिलियन लोगों को, 611 मिलियन लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम से होती है, 781 मिलियन लोगों को अस्पताल में या डॉक्टर की गलती से या दवाओं की गलती से मरता है। अगर इसको एक बीमारी कहा जाए, मॉडर्न मेडिसिन को अगर बीमारी कहा जाए, इसको बैन कर दिया जाएगा। इसकी इतनी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है, ये मैं अपनी आप से नहीं बोल रहा, ये जनरल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वालों ने लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका डेटा वो बोल रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें, इसलिए आयुर्वेद की आवश्यकता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब होता है, स्वास्थ्य अपने में स्थापित होना ही स्वास्थ्य कहा जाता है, उसी को हेल्दी व्यक्ति कहा जाता है। उसके पंचभूत होते हैं, उसमें वात पित्त कफ होता है, और उसके अपने गुण होते हैं। उनकी जो ट्रीटमेंट होता है वो बड़ा होलिस्टिक होता है। अब वो होलिस्टिक की समझ में नहीं आती है, इसलिए हम उसको विज्ञान नहीं मानते। अब धीरे धीरे वो समझ में आने लगी है, तो उसको लोग मानते हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। तो इसमें पंचभूत के जो गुण होता है, एक ही क्वालिटी है। ईथर का गुण है शब्द, और एयर का गुण है साउंड एंड टच, 2 क्वालिटीज होती है। फायर का गुण है 3 होते हैं, साउंड, टच एंड शेप। तो इसे वहां से शुरू होता है, ईथर से पैदा होके पृथ्वी तक आता है। तो उस चीज को समझना और उसके विज्ञान को एक फार्मूला के रूप में स्थापित करना, ये सब बड़ा काम होता है। जो दवाइयाँ, जो ट्रीटमेंट होता है, वो ये स्वीट, सावर, साल्टी, ये सारी चीज़ों करके उसको वात पित्त कफ को कम किया जाता है, और जो उससे होता है पंचभूत में जो डिसबैलेंस होता है वो ठीक होता है। अब इसकी चूंकि साइंस नहीं मालूम है हमको, हम मॉडर्न साइंस के रूप में, इसलिए जल्दी इसको नहीं मानता। लेकिन हमारी लैब में भी रिसर्च हो रहा है और लोगों की लैब में रिसर्च हो रहा है, उससे पता लगता है कि इसका उपयोग किया जा सकता है। टेस्ट से बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ टेस्ट से, और उसका टेस्ट का मतलब सिर्फ नहीं, टेस्ट का मतलब आपके शरीर में जो भी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं टेस्ट से, उससे ठीक होता है। आधुनिक दवाइयाँ जो बनती हैं उनको मेरी लैब में भी ये होता है काम। हम भी कुछ दवाइयों का निर्माण करते हैं। उनका ये होता है कि आप स्ट्रक्चर समझिए, पहले केमिकल स्ट्रक्चर, फिर उसको एनिमल में टेस्ट कीजिए, फिर जब टेस्ट में होगा अगर वो टॉक्सिक नहीं होता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर क्लिनिकल ट्रायल करते, फिर दवा आती है। और देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में हम उसको देखते हैं, होलिस्टिक नेचर देखते हैं कि इसका उसका
टंग में क्या है, आपकी जिह्वा में क्या है, आपके मूत्र का कलर कैसा है, या कि मल का रूप क्या है, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। और पल्स नाड़ी देखते हैं, इस तरह की। तो होलिस्टिक मेजरमेंट होता है। और फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए यही पंचभूत की व्याख्या करके उसी के हिसाब से देखते हैं। उसमें हमारे जो परसेप्शन ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के पीछे जो तन्मात्रा होती है, उस तन्मात्रा के हिसाब से करते हैं। तो मैंने एक पेपर अभी पब्लिश किया, उसको अब हम ये कह रहे हैं कि इन कंपेरिजन टू स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री, जैसे दवाइयाँ हम बनाते हैं, वी वुड लाइक टू नाउ इंट्रोड्यूस तन्मात्रा केमिस्ट्री। ऐसा हो सकता है। और तन्मात्रा केमिस्ट्री जो है वो सोच विचार से आती है। अगेन आई डोंट हैव टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स, लेकिन हर चीज़ जो है वो मेडिटेशन, इनलाइटनमेंट के साथ आती है। और उसके बाद उसके कई रूप दिए जाते हैं, तो लोग उसको समझ पाते हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए अगेन आई एम जस्ट ओनली गिविंग ए रेफरेंस हियर बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम टू गो इनटू डिटेल्स, आई डिडंट हैव दैट मच टाइम एनीवे। इसकी हम इसको आधुनिकीकरण किया जा सकता है। जैसे कॉन्शसनेस को मैंने एक क्वांटिटेटिव नंबर दे दिया, तो कोई भी इसको टेस्ट कर सकता है। तो इसमें हमने एक कॉन्शसनेस कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया, जो कि जो अनइनलाइटेंड पर्सन, जैसे कोई पत्थर हो कोई, उसका ये कांस्टेंट है। जो इनलाइटेंड होगा उसके धीरे धीरे कांस्टेंट कम होगा। हर व्यक्ति का कांस्टेंट अलग अलग होगा। इसका टेस्ट किया जा सकता है। वी आर वर्किंग ऑन इट। इसी तरह से पंचभूत, जिससे आकाश से पृथ्वी तक हमने जैसे दिखाया रूप बनते हैं, उसी तरह अगर इसका विनाश होगा तो पहले पृथ्वी का विनाश, पृथ्वी तत्व का विनाश होगा। जो कि हम बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, या सड़क बना के बैठे हुए हैं, कार में चलते हैं, ये पृथ्वी तत्व हैं। और इनकी वजह जब एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो इसका डिसबैलेंस होगा। उस डिसबैलेंस से फिर पानी का डिसबैलेंस होता है, जो कि पानी के आप लोग तो जानते होंगे दिल्ली में क्या असुविधा है। और उसके बाद उसका अग्नि, मतलब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है। उसके एक्सप्लॉइटेशन से क्या होगा, वायु प्रदूषित होगी, वो भी आप लोग दिल्ली वाले खूब जानते हैं। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। एक नया तरीका है, जेएनयू का एक विद्यार्थी संस्कृत में रिसर्च कर रहा है, उसका मैं थीसिस एडवाइजर भी हूँ। वो इसमें ये हम दिखा रहे हैं कि जो पर्यावरण की जो समस्याएं आजकल कही जाती हैं कि वो ग्रीन हाउस गैसेज या ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी जो वो है, उसका ये विकल्प है। हम ये विकल्प इसके पंचभूत के डिसबैलेंस, असंतुलन के रूप में दिखाना चाहते हैं। इस पर रिसर्च हो रही है, आप लोग भी इसमें जुड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट, बृहद सब्जेक्ट है कि सारी दुनिया, बहुत समय लगेगा। मेरा समय समाप्त हो चुका है। मैं और भी कुछ चीज़ें कहना चाहता था, वो अभी आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। और हो सकता है कि आपके मन में कोई सवाल भी हो, उसके लिए भी कुछ थोड़ा समय देना चाहिए। इसलिए मैं अब यहीं पे अपने व्याख्यान को समाप्त करता हूँ, और धन्यवाद। तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, मैं योग और आयुर्वेद, इसका यूएस में क्या इफेक्ट? योग इफेक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक वहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी की बात है, शायद वही आप कहना चाहते हैं, तो योग इस समय अमेरिका में करीब 20 से 30% लोग करते हैं, रेगुलर रूप से करते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन 350 मिलियन के करीब है, तो करीब 100 मिलियन लोग रेगुलर रूप से योग को करते हैं। उनको फायदा होता है। उनको उतना ज्ञान नहीं है जो यहाँ पे ज्ञान है, तो लेकिन वहाँ पे एसोसिएशंस बने हुए हैं, प्रैक्टिशनर्स बने हुए हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे योग के जानने वाले या टीचिंग, उनके बड़े योग का जो वहाँ पे $15 बिलियन की इंडस्ट्री है। वहाँ पे लोग अपनी वो योगा स्टूडियो खोल के रखे हुए हैं। बहुत सारे जो लोग स्टूडियो खोल के रखे हुए हैं, वो वहाँ पे उनके बहुत सारे लोगों के गुरु इंडिया में वो आते हैं साल 2 साल में यहाँ पे, और सीख के जाते हैं। वहाँ पे एक योगा अलायंस है। योगा अलायंस सर्टिफाई करता है कि ये योग जो आप पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड इसका क्या होना चाहिए। वो अमेरिका वालों का है। आपके देश में भारत सरकार जो वो भी कोशिश कर रही है, अभी इनके पास ये स्टैंडर्ड बना नहीं हुआ है। दुर्भाग्य है, मतलब हमारे यहाँ की योगा साहब यहाँ का सब चीज़ है, फिर भी हमारे पास अभी उसका स्टैंडर्ड ही नहीं बन पाया हुआ है। तो इस तरह से इकोनॉमिक दृष्टिकोण से, हेल्थ दृष्टिकोण से, या कि कल्चरल सभ्यता संस्कृति से अगर देखें तो बहुत पॉपुलर है। आयुर्वेद का जो है वो अभी उतना नहीं है। आयुर्वेद थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सिर्फ हर्बल मेडिसिन के बारे में लोग जानते हैं। वहाँ पे भी उसका भी काफ़ी चल रहा है। यहाँ पे एक नेशनल
आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन नामा करके है, वहाँ पे हर साल करीब 1000 लोग आते हैं, सारे लगभग उसमें सारे वहीं के अमेरिकन काकेशियन पॉपुलेशन, इंडियन लोग मुझे लगता है 5% होते होंगे। मैं उसमें जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे एक ही जर्नल पब्लिश होता है अमेरिका में इस समय पीयर रिव्यूड आयुर्वेद पे, उसका आयुर्वेदा जर्नल ऑफ हेल्थ है, उसको मैं आई एम द मैनेजिंग एडिटर ऑफ दैट, तो मैं उसको वहाँ पे जाता हूँ, बहुत मानता हूँ। अब आपको बड़ा ताजुब लगेगा वहाँ की जब जिस दिन बैंक्वेट होता है वो सारी वहाँ की व्हाइट महिलाएं वो साड़ी पहन के आएंगी और कीर्तन करती। वहाँ पे कीर्तन का बड़ा इस समय लगा हुआ है, वैसे जगह जगह छोटे छोटे शहरों में कीर्तन मंडली बनी हुई है, तो अंग्रेजी में कीर्तन करते हैं, उनको हिंदी इतना नहीं आता है, लेकिन कीर्तन भी बोलते हैं उसको, क्योंकि कीर्तन करने से भी उसका भी बड़ा प्रभाव है। बहुत सारी उसमें स्टडीज हुई है, इतने यहाँ पे योग पे तो एक ऐसी स्टडी हुई है जो हमारे कॉन्फ्रेंस पे एक प्रोफेसर है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के, वो आके प्रेजेंट किए थे, और मेरे पास समय नहीं था, आगे कुछ स्लाइड्स थी जिसमें मैं जीन्स वगैरह के बारे में दिखाता। तो उसमें उन्होंने ये है कि जीन एक्सप्रेशन जो है वो आप किसके साथ बैठे हैं, क्या सोचते हैं। अगर आप माँ के साथ बैठे हैं तो आपके जीन एक्सप्रेशन दूसरे होंगे, और अगर आप पड़ोसी मौसी के साथ बैठे हैं तो उसका जीन एक्सप्रेशन दूसरा होता है। तो मतलब सोशल मेडिसिन भी शुरू हो रही है, जो कि हमारे यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा है। जब आप किसी आयुर्वेद वाले के पास जाते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछते हैं कि आप क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है, और स्ट्रेस भी आप मैनेज कर सकते हैं सीख के, योग के आधार पे या और बहुत सारी चीज़ों की विधियों के आधार पर सीख के कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस इज द काज ऑफ 80% ऑफ मेडिकल एंड हॉस्पिटल विजिट्स इन अमेरिका। स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस योग से जो खत्म होता है, अगर उसको खत्म कर दें तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का, हेल्थ रिलेटेड समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और भारत में ये परंपरा चली आ रही है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अब मिरांडा हाउस की वरिष्ठ प्राध्यापिका, पूर्व प्राध्यापिका एवं अपनी परम गुरु रुस्तगी मैम से निवेदन करूंगी कि वे 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर बलराम सिंह जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मिरांडा हाउस में आना स्वीकार किया, और इसके लिए मैं संस्कृत विभाग को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ कि उन्होंने कोशिश की, पर उन्होंने बताया कि कितनी सरलता से प्रोफेसर बलराम ने मान गए और उन्होंने यहाँ आने का इनविटेशन स्वीकार कर लिया। आपने बहुत कुछ संस्कृत में विज्ञान के विषय में बोला है, वैसे तो थोड़ा बोल सकती हूँ। वैसे तो क्रिएशन की जो थ्योरी है वो हमारे वेद में है, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और पुरुष सूक्त, ये तीनों हमारे क्रिएशन को बताते हैं। आजकल संवाद सूक्त का अध्ययन मेरा चल रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि इंद्र और वामदेव में वार्तालाप चल रहा है, और इंद्र वामदेव से कहने लगे, वो गर्भ में है, गर्भ की बात चल रही थी, तो इंद्र वामदेव से कहने लगे कि भाई बहुत टाइम हो गया, तुम बाहर क्यों नहीं आते हो। तो क्योंकि ही वॉज ए लिटिल फैट, मोटा था थोड़ा, तो उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाएगी। वामदेव ने कहा कि क्या कह रहे हो, मैं आऊँगा, परंतु टेढ़ा चीरा लगा के और फिर मैं आऊँगा। तो मैंने गायनोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं उनसे पूछा, कहने लगे व्हाट इज दिस टेढ़ा, कहने लगे ये वही है स्टिचेस जो हम देते हैं, और वो 8 और 10, 8 पे सुई और 10 पे सुई इस एंगल में देते हैं, तो इट्स टेढ़ा। फिर वहाँ प्रसंग आया, वामदेव ने कहा कि इंद्र तुम मुझे कह रहे हो और तुमने क्या किया था। तो वो रेफरेंसेस हैं जहाँ मैंने पाया कि फॉरसेप थ्योरी, सर्जिकल थ्योरी, ये सारी जो है उस समय थी। जहाँ तक सर एनवायरनमेंट की बात है, अगर हम लोग भारतीय वेद को पढ़ लेते और वेदों का अनुसरण करते
तो आज प्रदूषण की समस्या नहीं होती। ये मेरा मानना है पक्का, क्योंकि अगर हम कहते हैं माँ आपो हिंसी माँ पृथ्वी भी हिंसी, तो हम पृथ्वी की भी हिंसा कर रहे हैं और जलों को गंदा कर रहे हैं। हम क्या नहीं कर रहे हैं, और हम फिर सरकार पर दोष डालते हैं कि प्रदूषण को कम करिए, बढ़ाइए, जबकि हम ही लोग, जनता जो है वही इसकी जिम्मेदार है। अथर्ववेद में रासमाना पृथ्वी कही गई है कि पृथ्वी में सारे केमिकल्स हैं, ऑल दैट, बहुत विषय हैं। परंतु जो आपने कहा कि पृथ्वी जो है अगर उसको खोदोगे ज़्यादा, उसका ज़्यादा खनन करोगे, तो वहाँ आता है पृथ्वी यामेषु रेजते, तो भूकंप जो है आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह का विज्ञान जो है हमारे यहाँ है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं रियली आभारी हूँ डॉक्टर बलराम जी की, प्रोफेसर बलराम जी की, मुझे डॉक्टर कहने की आदत है, प्रोफेसर बलराम जी की, कि उन्होंने इतना अच्छा लेक्चर दिया और काफ़ी विषय जो है वो स्पष्ट हुए हमें, और विशेषकर भारत और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा है ये जानकारी हमें मिली। तो मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ आए और आपने इस व्याख्यान द्वारा हमारी आंखें खोल दी। धन्यवाद। मैम का हार्दिक धन्यवाद। मैं समस्त मिरांडा हाउस परिवार की ओर से सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर ने एक जो ये ज्ञान यज्ञ था, इसमें आज एक होता की भूमिका निभाई, और स्टार्टिंग से कैसे वर्तमान में सर बता रहे हैं कि 25 सालों में जो एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा, जो वर्तमान सिस्टम है, तो किस प्रकार जो संस्कृत है वो वहाँ पर योगदान दे सकती है, और स्टार्टअप किस तरह से संस्कृत में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने संपूर्ण संस्कृत में जो चीज़ें हैं उनको पूरी विश्व की जीडीपी से यहाँ पर जोड़ दिया कि किस प्रकार इस समस्त चीज़ों को प्रयोग किया जा सकता है स्टार्टअप्स के रूप में। इसके अलावा उन्होंने जो दार्शनिक विषय हैं उन पर भी यहाँ पर प्रकाश डाला। तो मैं महोदय का हृदय से मिरांडा हाउस परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल मैम हैं, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि मैम प्रारंभ से अंत तक मैम यहाँ पर रहीं, लेक्चर का मैम ने श्रवण किया। इसके अतिरिक्त डीएन चौधरी परिवार, आज यहाँ पर श्री डीएन चौधरी जी है नहीं, हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सानिध्य के कारण ही वर्तमान में भी ये जो परंपरा है 22 वर्षों से लगातार चली आ रही है, तो उनका तथा उनके समस्त परिवार का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी सर हमारे बीच में हैं, शशि तिवारी मैम हैं, तथा अन्य वरिष्ठ जितने भी प्राध्यापिकाएं एवं बाहर से जितने भी गुरुजन यहाँ पर आए हैं, उन सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, तथा सभी श्रोतागणों का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। सभी जो गेस्ट हैं, अतिथि हैं, उनके लिए चाय पान की व्यवस्था की गई है, तथा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैंटीन के बाहर व्यवस्था की गई है। तो आप जल्द